अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर 6 जो है वो पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में आउटपुट गैप के बारे में देखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्रीगेट डिमांड में आ सकती हैं और शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। चेंजेस से मुराद क्या है? चेंजेस से मुराद यहाँ पे शिफ्ट, इन दोनों में शिफ्ट आ सकती है। आप ज़रा याद करें, जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक्विलिब्रियम का पढ़ा था कि भाई ये एक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि आपकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है इसमें शिफ्ट आ सकता है। से डिमांड में इस साइड पे भी शिफ्ट आ सकता है और इस साइड पे भी शिफ्ट आ सकता है। इसी तरह सप्लाई में इस साइड पे भी शिफ्ट आ सकता है और इस साइड पे भी शिफ्ट आ सकता है। सो बिल्कुल यही चीज़ हम आप जो है वो पूरी इकोनॉमी में पढ़ने जा रहे हैं। एक पूरी इकोनॉमी के लिए पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ने। ठीक है, शिफ्ट इसी तरह आ सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद होगी कि यहाँ पे इससे पहले हम ये जो है ना लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करके शिफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो अगर ये है कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो इसमें इस साइड पे भी शिफ्ट आ सकता है और इस साइड पे शिफ्ट आ सकता है। और ये यही है कि अगर इस साइड पे शिफ्ट आ गया तो आपकी इकोनॉमी ने ग्रो किया, और अगर इस साइड पे शिफ्ट आया तो आपकी इकोनॉमी में डिक्लाइन आया। ठीक है, सेम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि ये आपकी पीपी सी हो तो इस साइड पे अगर ये मूव हो जाए तो इसमें ग्रोथ आ गई, और इस साइड पे मूव हो जाए तो इसमें डिक्लाइन आ गया इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या था कि आपकी सारे फैक्टर प्रोटेक्शन किसी तरह बढ़ जाए तो इसमें शिफ्ट आए। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम सिर्फ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का में शिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड में जो है ना वो शिफ्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले ना हम शिफ्ट की बात कर लेते हैं जो एग्रीगेट डिमांड के अंदर आए। एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो शिफ्ट है वो कैसे आता है? अच्छा, ये दो तरह से आ सकता है, आपको पता होगा। एक तो ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आने की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, मतलब इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इस सूरत में आ सकते हैं, और एक जब डिक्रीज हो उस सूरत में आ सकते हैं। पहले हम इंक्रीज की बात करते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड किस वजह से आता है? आपको अगर याद हो, आपको अगर याद हो तो हमने ना जब चैप्टर 2 में शिफ्ट्स पढ़ी थी डिमांड में और सप्लाई में, तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि डिमांड में जो शिफ्ट आती है वो किन रीजंस की वजह से आती है। ठीक है, और ये शिफ्ट आती है बेसिकली नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। एक तो प्राइस फैक्टर होता है जिसकी वजह से अलोंग द कर्व मूवमेंट आती है, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, अलोंग द कर्व मूवमेंट आती है। लेकिन जब शिफ्ट आता है, वो शिफ्ट जो है वो जो है ना वो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आता है। प्राइस की वजह से लॉन्ग टर्म मूवमेंट और नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से शिफ्ट आता है। तो जब एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आ रहा होगा ये भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। प्राइस फैक्टर की वजह से यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट। तो इंक्रीज इन डिमांड कर्व जो होता है ना वो इन रीजंस की वजह से होता है। एक तो ये है कि इंक्रीज हो जाए अगर किसी भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में, तो इसमें शिफ्ट आए। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स जरा याद करें। हमने कहा था कि बेसिकली एग्रीगेट डिमांड जो है वो सेम आपकी जीडीपी ही है। तो इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, सी क्या था? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अगर सी इंक्रीज हो जाए तो आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आई इंक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट तो आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एक्स यानी कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए तो आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एम अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर ये आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने क्या क्या कवर किया कि अगर आपने इंक्रीज करनी है अपनी एग्रीगेट डिमांड या उसमें शिफ्ट लेके आना है जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो, तो बेसिकली इसके किसी भी कंपोनेंट में अगर इंक्रीज आ रहा होगा तो उसकी वजह से ये शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि ये सारे नॉन प्राइस फैक्टर। अच्छा, अब ये इंक्रीज इसमें हो तो आ सकता है, इसमें इसमें इसमें, लेकिन इसमें इंक्रीज होने से उल्ट होगा, तो इसमें डिक्रीज होगा, तो ये वाली सिचुएशन है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई। अगर नहीं समझ आई तो हमने जब चैप्टर 5 पढ़ा था उसमें जीडीपी के बारे में हमने ये डिस्कस किया।
कि जीडीपी किन किन फैक्टर्स की वजह से बढ़ सकती है। तो उसमें जब इम्पोर्ट डिक्रीज होती है जब जीडीपी बढ़ती है, इसी तरह एग्रीगेट डिमांड भी तब बढ़ेगी जब इम्पोर्ट डिक्रीज होगी, क्योंकि इसका नेगेटिव रिलेशन बाकियों का पॉजिटिव है, उनके बढ़ने से ये बढ़ेगी, इसके कम होने से ये बढ़ेगी। तो ये है इंक्रीज इन एनी कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। एक तो ये रीजन है। दूसरा है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये हम डिटेल में आगे चल के पढ़ें, आगे वाले चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हम डिस्कस करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपेंड होना, बढ़ाना। ठीक है, फिजिकल का मतलब है पैसों से लेन देन वाला। ठीक है, और पॉलिसी का मतलब है कोई भी पॉलिसी। अच्छा, गवर्नमेंट जब ऐसी कोई, आपकी गवर्नमेंट जो है ना, जब कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि आपके पैसों को बढ़ा रही हो, एक्सपेंड कर रही हो आपके फिजिकल को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो जब ये वाली सिचुएशन होती है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है, तो उस टाइम भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, डिटेल में मैं बताऊंगा तो अभी आपको उस तरह शायद समझ ना आए, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं। ठीक, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, वो अपनी कुछ पॉलिसीज ऐसे बनाती है, जैसे आपको जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे मिलकर ना बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं। अच्छा, ये पॉलिसीज इस तरह होती हैं कि आप अगर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हो तो आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई। ठीक है, आप एक्सपेंड करोगे अपने फिस्कल को एक पॉलिसी बना। बस अभी इतना याद कर लें, जब ये टॉपिक आएगा तो तब हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे। एक्सपेंशन में फिस्कल पॉलिसीज होती है। तो एक्सपेंशन में फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे वो फिस्कल को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंशन में फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो उसमें भी एग्रीगेट डिमांड में एक शिफ्ट आ सकता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो गया। अच्छा, फिर जो है ना, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ये भी आपकी गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट जो है ना, वो ये एक पॉलिसी बना रही होगी जिसमें क्या होगा कि मॉनेटरी मतलब पैसों को, ठीक है, पैसों की बात होगी, इसको एक्सपेंड करना चाह रही है। अब फिजिकल और ये दोनों मिलती जुलती ही आपको बात लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली ये दोनों थ्योरी जो है ना, मतलब दोनों पॉलिसी जो है ना, ये डिफरेंट होती है। लेकिन ये कर कौन रही होती है? गवर्नमेंट कर रही है। इन दोनों का मकसद क्या होता है? एक्सपेंशन करना, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना। और इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी? अगर उसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड जो है जीडीपी भी है, तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, तो आपका एक्सपेंशन होगी इकोनॉमी के। तो एक्सपेंशनरी का वर्ड जब भी आ जाए, फिजिकल या मॉनेटरी, ये दो डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज हैं, इनके साथ एक्सपेंशनरी का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहिए। जब ये दो पॉलिसीज अगर चल रही हो इकोनॉमी के अंदर, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज आ सकता है एग्रीगेट डिमांड में। ये दोनों भी नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं। ठीक है, और इनकी वजह से भी इंक्रीज आ सकता है, शिफ्ट आ सकता है एग्रीगेट डिमांड में। और होगा क्या? इस शिफ्ट के आने से कंक्लूजन क्या निकलता है कि उस इकोनॉमी का प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जीडीपी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और आपकी एग्रीगेट डिमांड से कि यहाँ पे है इसमें, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी? या आपकी नेशनल इनकम होगी, या आउटपुट होगी, या जीडीपी आप कह लो, और ये आपका क्या होगा? प्राइस लेवल। अगर इंक्रीज आ जाए किसी कंपोनेंट में, ठीक है, सी इंक्रीज हो जाए, आई इंक्रीज हो जाए, जी इंक्रीज हो जाए, एक्स इंक्रीज हो जाए, या एम डिक्रीज हो जाए, तो एक तो ये रीजन हो सकती है। या इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है वो चल रही हो, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट आएगी एग्रीगेट डिमांड में, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो ये शिफ्ट इस साइड पे है। 82 ये होगा, यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। इस पे आपकी प्राइस भी पहले से ऊपर चली जाएगी। ये अगर P1 है तो ये P2 चली जाएगी, ये प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि जब इंक्रीज आएगा एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट की सूरत में, तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। और इस पॉइंट पे देखें आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ गई, और आपकी जीडीपी भी बढ़ जाएगी। ये कंक्लूजन।
तो आपने याद क्या रखना है, 3 रीजन हैं जिसकी वजह से इंक्रीज आ सकता है एग्रीगेट डिमांड कर्व के अंदर, ठीक है, शिफ्ट आ सकता है, राइट वर्ड। वो 3 रीजंस क्या हैं कि अगर किसी कंपोनेंट में इंक्रीज आ जाए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो, या एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब ये शिफ्ट आएगा, प्राइस लेवल भी इकोनॉमी का बढ़ जाएगा और नेशनल इनकम या जीडीपी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आपको ये बिल्कुल उसी तरह टेस्ट हो सकता है कि वो आपको शिफ्ट करवाए और बताए कि बताओ आप रिजल्ट क्या है, प्राइस बढ़ गई और जीडीपी बढ़ गई, ये इसका रिजल्ट है। अब इसको ना ग्राफ के स्रोत में देख, ठीक है। से आपकी इकोनॉमी पहले इस पॉइंट के ऊपर थी, ये आपका इक्विलिब्रियम था, इसके ऊपर ये प्राइस लेवल था इकोनॉमी में जो चल रहा था, अब ये नेशनल। अगर इसमें शिफ्ट आ जाए, ठीक है, इसमें शिफ्ट आ जाए, इस एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आ जाए और अब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये वाली बन जाए, तो अब नया इक्विलिब्रियम होगा जिसके ऊपर आपकी प्राइस ये हो जाएगी और आपकी नेशनल इनकम ये हो जाएगी, रियल नेशनल आउटपुट या रियल नेशनल लेवल जो भी इनकम है वो आपकी हो जाएगी, ठीक है, रियल नेशनल इनकम लेवल। अब हुआ क्या कि इस पॉइंट के ऊपर ऐसे शिफ्ट आने के बाद आपकी नेशनल इनकम में भी इंक्रीज आएगा, जिसको जीडीपी में भी इंक्रीज कहा जा रहा है, और आपकी प्राइस लेवल में भी इंक्रीज। अब हम बात कर लेते हैं डिक्रीज का। तो डिक्रीज क्या है? जब शिफ्ट आए इंडिकेट डिमांड में और वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाए तो डिक्रीज हो। डिक्रीज किन वजूहत की वजह से? डिक्रीज हो सकता है कि डिक्रीज हो जाए एनी कंपोनेंट ऑफ एडी, एडी का कोई भी कंपोनेंट अगर डिक्रीज हो जाए, मतलब कि सी कम हो जाए, आई कम हो जाए, ठीक है, जी कम हो जाए, एक्स कम हो जाए, या एम बढ़ जाए, ठीक है, तो कंपोनेंट डिक्रीज है, कंपोनेंट डिक्रीज होने के आएंगे, ठीक है, नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं। अच्छा, या कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी चल रही है। अब एक्सपेंशनरी का वर्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्शनरी का वर्ड। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम करना, ठीक है। तो अब हम, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है कि उसने फिजिकल को कम करना है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसने मॉनेटरी को कम करना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉलिसीज में से अगर कोई चल रही है या आपकी कंपोनेंट में कोई डिक्रीज आ जाए, तो अब आपकी क्या होगी? डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, और वो डिमांड कर्व में शिफ्ट कुछ इस तरह का नजर आएगा कि अगर आप पहले यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड है तो ये आपका एक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे P1 ये है और Y1 ये, और अब अगर इसमें इस साइड पे शिफ्ट आ गया तो नया एक्विलिब्रियम बनेगा, इस पे P2 ये होगा और Y2 ये। कंक्लूजन क्या निकला? प्राइस लेवल भी डिक्रीज हुआ और आपकी नेशनल इनकम भी डिक्रीज हुई। प्राइस लेवल एंड जीडीपी बोथ डिक्रीज, तो ये भी आपने याद रखना है कंक्लूजन, तो ये रीजंस भी आपके हैं। इसको अब हम ग्राफ की सूरत में देख लेते हैं। से के पहले आपके एग्रीगेट डिमांड का ये वाली है, तो ये एक्विलिब्रियम बन रहा है, इसके ऊपर प्राइस लेवल ये है, इसके ऊपर जो है आपका इनकम जो है ये वाली है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे P0 होना चाहिए, यहाँ पे बन है। अब अगर इसमें शिफ्ट आ जाए इस साइड पे, ठीक है, तो नई एग्रीगेट डिमांड जो है वो ये बन गई, इसके ऊपर आपका जो एक्विलिब्रियम है वो ये वाला पॉइंट है, उस पर ये प्राइस है और ये नेशनल इनकम। तो अब अगर आप देखें जब इस साइड पे शिफ्ट आती है तो आपकी नेशनल इनकम भी कम हो जाती है, जीडीपी भी कम हो जाती है, मतलब और प्राइस लेवल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम शिफ्ट इन सप्लाई कर, ये सेम वही कॉन्सेप्ट हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व से रिलेटेड। अब ये हम एक एग्रीगेट डिमांड को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये अच्छी तरह याद रखनी है जितने भी रीजंस हैं, और इसमें अगर शिफ्ट आ जाए इस साइड पे या राइट साइड पे आए तो उसका नतीजा क्या होता है, कंक्लूजन, ये भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।